USSR। ठीक, तो बताइए इसमें से कौन से ऐसे जो देश है जहां से भैया हमारे संविधान में मूल कर्तव्य लिए गए हैं। ठीक भैया, ठीक, देखो जो मूल कर्तव्य की अगर बात की जाए तो मूल कर्तव्य USSR से लिए, कहां से? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। ठीक, USSR जो भैया रूस है ना, रूस। पहले ये 1991 में जो USSR है ये 15 देशों में इसका विघटन हो गया है। ठीक, अब जिसमें से सबसे बड़ा देश अब वो है वो अपना रूस मित्र देश है। ठीक, तो रूस से ही USSR से ही मूल कर्तव्य लिए गए हैं। ठीक, यहाँ से कुछ और लिए गए थे, यहाँ से प्रस्तावना में न्याय के आदर्श भी लिया गया है। क्या? प्रस्तावना में न्याय का आदर्श भी लिया गया। ये भी ये ध्यान देना कि प्रस्तावना में जो न्याय के आदर्श है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, क्या? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक, जो न्याय के आदर्श हैं ये भी USSR से ही लिए गए हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, और इसके बारे में अगर हम बात करें भाई, कि USA जैसे कि अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। ठीक, अमेरिका से मौलिक अधिकार बहुत बार पूछा जाता है। जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार जो भैया हमारे संविधान के भाग 3 में दिया गया है मौलिक अधिकार, वो USA से यानी कि USA अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, और न्यायिक समीक्षा भी कहां से? अमेरिका से ही लिया गया है। ठीक, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ठीक, स्वतंत्रता भी कहां से ली गई है? अमेरिका से ही लिया गया है। ठीक भैया, राष्ट्रपति पर महाभियोग भी अमेरिका से ही लिया गया है। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक हो तो बताइए। उपराष्ट्रपति का पद है ना, वाइस जो प्रेसिडेंट भैया, उपराष्ट्रपति का पद भी कहां से? अमेरिका से ही लिया गया है। अगर हम बात करें फ्रांस की, क्या? फ्रांस से भैया गणतंत्र, क्या हमारे संविधान में गणतंत्र जो है वो फ्रांस से लिया गया है। ठीक, फ्रांस से लिया गया है। ठीक, और प्रस्तावना में जो आपकी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व है, जो आपके प्रस्तावना में है, स्वतंत्रता हो गए, ठीक, और आपका हो गया बंधुत्व हो गया भैया, समानता हो गया और बंधुत्व, ये तीनों ही शब्द फ्रांस से लिए गए हैं। अगर हम कनाडा की बात करें, किसकी? कनाडा की अगर हम बात करें तो भैया कनाडा से जो लिए गए हैं कि एक मजबूत केंद्र के साथ संघ। ठीक, मजबूत केंद्र के साथ संघ, जैसे क्या है? भारत राज्यों का संघ है, राज्यों को ये अधिकार नहीं है कि वो संघ से अलग हो जाए। ठीक, एक मजबूत केंद्र के साथ संघ जो ली गई है कनाडा से लिया गया है। ठीक, और अवशिष्ट शक्तियों का जो केंद्र, जो अवशिष्ट शक्तियां हमारे संविधान में है, ठीक, वो किसके पास है? वो केंद्र के पास है। ठीक, किसके पास? केंद्र के पास है। ये कहां से लिया गया है? कनाडा से ही लिया गया है। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी हो जहां तक बताएं। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में दिया गया है कि खालिस्तान है का विकास भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। यानी कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य उद्देश्य या लक्ष्य क्या था? ठीक, पहली पंचवर्षीय योजना। ठीक भैया, पहली पंचवर्षीय योजना जो शुरू होती है वो 1991 से 1956 तक चलती है। ठीक, देखो पहली पंचवर्षीय योजना में मुख्य लक्ष्य जो था वो कृषि, क्या था? कृषि, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अब हम लोग पंचवर्षीय योजना के संबंध में ठीक मुख्य बातें देख लेते हैं। देखो पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब? 1951 से 1956। किस, अगर पूछा जाए किस मॉडल पर थी तो हायरड डोमर मॉडल। क्या? हायरड डोमर मॉडल। ठीक, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली, हायरड डोमर मॉडल। ठीक, अगर पूछा जाए किससे संबंधित, यानी केंद्रीय बिंदु क्या था तो कृषि था। ठीक, कृषि था। ठीक, अगर हम दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1956 से लेकर 1961 तक। ठीक,
दूसरी पंचवर्षीय योजना जो चलती है आपकी 1956 से लेकर 1961 तक, अगर इसमें पूछे किस मॉडल पर आधारित थी तो महालनोबिस मॉडल, या आप कह सकते हो नेहरू महालनोबिस मॉडल, नेहरू महालनोबिस मॉडल। ठीक, तो इसमें जो मुख्य बिंदु था वो आधारभूत एवं भारी उद्योगों का विकास, भाई भारी उद्योग से संबंधित थी, किससे, भारी उद्योग से संबंधित थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ठीक, अगर तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें हम, इसका जो समय काल था 1961 से लेकर 1966 तक था। ठीक, तीसरी पंचवर्षीय 1961 से लेकर 1966 तक था। ठीक, इसमें जो था भाई, ठीक, उसमें सुखमय चक्रवर्ती, इसमें कई सारे जो मॉडल जैसे कि जे सैंडी, सुखमय चक्रवर्ती एवं महान लोबिस मॉडल का प्रभाव था, लेकिन मुख्य रूप से कोई नहीं था इसमें, एक कोई मुख्य रूप से नहीं था। तो ये आपसे नहीं पूछा गया है कभी भी कि भाई तीसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो ये दोनों पूछे गए हैं। अगर इसमें मुख्य बिंदु की बात करें किस यानी लक्ष्य क्या था, तो आत्मनिर्भर व स्वतः स्फूर्ति, आत्मनिर्भर एवं स्वतः स्फूर्ति। ठीक, तीसरी पंचवर्षीय योजना गई। कोई दिक्कत परेशानी? अगर हम चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये 1900, देखो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद भाई फिर अवकाश था भाई, युद्ध यानी कि युद्ध हो गए थे भाई, है ना। 65 में युद्ध हुआ, 62 में युद्ध हुआ चीन से, और 1965 में भाई पाकिस्तान से युद्ध हो जाता है, तो कुछ अवकाश था। तो ये पंचवर्षीय 1969 से लेकर चली, फिर 1969 से 1974 तक चलती चौथी पंचवर्षीय योजना। ठीक भैया, तो ये जो मॉडल था इसमें 74 तक। ठीक, ये इसमें जो मॉडल था उसमें अशोक रुद्र मॉडल करके भाई था इसमें, और इसमें जो मुख्य लक्ष्य था स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता थी। ठीक, इस तरह स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता था। एक पंचवर्षीय हम और देख लेते हैं, जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी 1974 से लेकर 1979 तक। ठीक, 1974 से 1979 तक ये डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। किसकी? डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। इसमें क्या कहा गया था कि निर्धनता उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता, अगर आपसे पूछा जाए निर्धनता उन्मूलन और आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय का लक्ष्य था, तो पांचवी पंचवर्षीय का था। ठीक, टोटल पंचवर्षीय भैया 12 है, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो आपको बना दूंगा। तो मैंने 5 पंचवर्षीय योजना के बारे में जानकारी दी आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, देखो प्रश्न नंबर नेक्स्ट में क्या दिया गया है कि भारत के संविधान के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ठीक, भारत के संविधान नहीं, राष्ट्रपति है, शायद मैंने संविधान बोल दिया। भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 34 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा। अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो भाई आयु कितनी होनी चाहिए, बोलो भैया। ठीक, तो भैया सीधी सी बात है, ये 35 वर्ष भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष का होना चाहिए, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए। ठीक भाई, 35 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए किस आर्टिकल के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो भैया आर्टिकल 52 में दिया गया है, अनुच्छेद 52 में दिया गया है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये आर्टिकल 52 में दिया गया है। और अनुच्छेद 53 में दिया गया है कार्यपालिका की शक्ति, किसकी? कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। ठीक, जो कार्यपालिका की शक्ति भैया किस में निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। ठीक, और जो 54 में दिया गया है ये निर्वाचन से संबंधित है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित आर्टिकल 54 है। और जो 55 में है निर्वाचन विधि। ठीक, यानी कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा किस विधि से होगा, ये आर्टिकल 55 में इसका उल्लेख है। ठीक, अगर आर्टिकल 56 की बात करें तो इसमें पदावधि, यानी कि वह कब तक बना रहेगा राष्ट्रपति अपने पद पर। ठीक है, 57 में जो दिया गया आपका पुनर्निर्वाचन, यानी कि राष्ट्रपति भैया
पुनर्निर्वाचित हो सकता है, यानी कि दोबारा कुछ कितनी बार भी बन सकता है, ये आर्टिकल 57 में दिया गया है। ठीक, अगर आर्टिकल 58 की बात करें तो आर्टिकल 58 में योग्यता है ना, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। ठीक, और 59 में जो दिया गया है ये पद की शर्तें राष्ट्रपति के पद की शर्तें, ये आर्टिकल 59 में दिया गया है। और 60 में दिया गया है शपथ, है ना, राष्ट्रपति का शपथ। और अगर आपसे पूछा जाए कि किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति शपथ लेता है, तो आर्टिकल यानी 60 यानी अनुच्छेद 60 के तहत। ठीक, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आर्टिकल 61, बहुत बात पूछा गया है कि आर्टिकल 61 यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाएगा भैया, आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक, तो ये कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल थे, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 4। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, फुटबॉल क्लब मोहन बागान की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ठीक, फुटबॉल क्लब जो मोहन बागान है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, आपको ये बताना है। ठीक, देखो जो फुटबॉल क्लब मोहन बागान है, ठीक, इसकी स्थापना जो होती है वो 1889 में होती है। ठीक, 15 अगर आपसे डेट भी पूछ ले तो 15 अगस्त 1889 को इसकी स्थापना अगर ये पूछा जाए कहाँ की गई, तो कोलकाता में की गई। कहाँ, कोलकाता में की गई। ठीक, इसे ही क्या मोहन बागान, जो फुटबॉल क्लब मोहन बागान है, इसे भारत का राष्ट्रीय क्लब कहते हैं। क्या कहते हैं, भारत का राष्ट्रीय क्लब के नाम से भी जाना जाता है भैया मोहन बागान। ठीक, और इसमें एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कि एशिया का सबसे पुराना क्लब है। ठीक, ये एशिया का सबसे पुराना क्लब है, ये भी ध्यान देना भैया, एशिया का सबसे पुराना क्लब है। ठीक भैया, एशिया का सबसे पुराना क्लब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेलवे ट्रैक की एक श्रेणी नहीं है। ठीक, ब्रॉड गेज, फुट गेज, मीटर गेज या नैरो गेज। ठीक, या नैरो गेज। तो जो भारतीय रेल भैया है, तो उनकी ट्रैक जो पटरी बिछाई रहती है, कौन सी एक ऐसी हो जो नहीं है। ठीक, तो देखो ब्रॉड गेज भी है, मीटर गेज भी है और नैरो गेज भी है, लेकिन फुट गेज नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। आपको गलत बताना था, गलत 2 है। ठीक, अगर हम भारतीय रेलवे की बात करें, अगर आपसे पूछा जाए भारत में पहली बार रेल कब चली, ठीक, तो भैया ये जो चलती है 16 अप्रैल 1853 में। ठीक, मुंबई और थाने के बीच, मुंबई से चली कहाँ तक, थाने तक। आप थाने से मुंबई मत कह देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। मुंबई से थाने के बीच, ठीक, लगभग 35 किलोमीटर की दूरी ये चलती है मुंबई से थाने के बीच, 16 अप्रैल 1853 में। अगर ये पूछा जाए उस समय भैया भारत का गवर्नर या वायसराय कौन था, तो लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में भैया भारत में पहली ट्रेन चली थी, लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जाता है। ठीक, आपको बताना है इनमें से कौन सा त्योहार है जो उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जाता है। ठीक, ताज महोत्सव, नुआखाई, गंगा महोत्सव या बुद्ध महोत्सव। ठीक, या बुद्ध महोत्सव। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा जो त्योहार है जो उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जाता है। तो ये ताज महोत्सव मनाया जाता है, गंगा महोत्सव भी और बुद्ध महोत्सव भी, लेकिन जो नुआखाई महोत्सव है, ठीक, नुआखाई महोत्सव है, ये भैया उत्तर प्रदेश का नहीं है। ये है कहाँ का, ये है भैया उड़ीसा का, है ना, ये उड़ीसा का भैया, उड़ीसा में ये मनाया जाता है। और जो भैया छत्तीसगढ़ का जो पूर्वी जो एरिया है, उड़ीसा का जो पश्चिम एरिया से सटता है, तो वहाँ भी ये माना जाता है, लेकिन मुख्य रूप से ये जो नुआखाई उड़ीसा का महोत्सव है। ठीक, कुछ और हम लोग महोत्सव की बात कर लें किसी अन्य राज्यों की, जैसे कि बिहू। ठीक, बिहू आपका असम हो गया। ठीक, बिहू कहाँ का है, असम हो गया भैया। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए बसंत महोत्सव है ना,
जो बसंत महोत्सव है ये पश्चिम बंगाल का, कहाँ है, बसंत महोत्सव आपका पश्चिम बंगाल का है। ठीक, अरे अगर आपसे पूछा जाए गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा ये कहाँ का है भैया, गुड़ी पड़वा आपका है महाराष्ट्र का। ठीक, कहाँ का, महाराष्ट्र का। ठीक, और महोत्सव की बात करें, बाथुकामा, बाथुकामा महोत्सव जो है ये तेलंगाना का है। कहाँ का है, तेलंगाना राज्य का महोत्सव है भैया बाथुकामा। ठीक, तो ये कुछ महोत्सव थे। और जो नुआखाई महोत्सव है ये उत्तर प्रदेश का नहीं है, ये उड़ीसा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखो, जल का विद्युत अपघटन का एक उदाहरण है। ठीक, जल का विद्युत अपघटन का एक उदाहरण है द्विविस्थापन अपक्रिया है, या वियोजन अपक्रिया है, या विस्थापन अपक्रिया है, या संयोजन अपक्रिया है। ठीक, तो भैया जल का जो विद्युत अपघटन है ये एक वियोजन, ये टूटता है ना, H2O जो होता है ये भी एक, इसका जो होता है वियोजन अपक्रिया। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो अगले प्रश्न में क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस तरल का पृष्ठ तनाव सबसे अधिक होता है ना, किस तरल का पृष्ठ तनाव सबसे अधिक होता है, आपको ये बताना है। इथेन का होता है, या मिथेनॉल का होता है, या इथेनॉल का होता है, या जल का यानी कि H2O का। ठीक, तो जो पृष्ठ तनाव होता है भैया, पृष्ठ तनाव का मतलब ये हुआ कि जैसे कि मान लो वो अपने क्षेत्रफल को कम से कम कर सके, है ना, वो क्या है, पृष्ठ तनाव है। ठीक, तो ये जो जल का पृष्ठ तनाव है वो सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर एथेन की बात करें हम, अगर आपसे एथेन का भैया अणुसूत्र पूछे भाई तो C2H6, क्या C2H6 एथेन होता है। अगर मेथनॉल आपसे पूछ ले, क्या मेथनॉल, तो CH3OH इसका अणुसूत्र होता है, क्या CH3OH होता है। और इथेनॉल का जो होता है C2H6 और O। ठीक, C2H6 और O ये होता है इथेनॉल, मेथनॉल CH3OH और एथेन C2H6। ठीक, ये भी ध्यान देना। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नौचंदी मेला वर्ष में एक बार राज्य में होता है, यानी बताना है किस राज्य में प्रसिद्ध नौचंदी मेला भैया लगता है। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी, केरल में होता है, या मध्य प्रदेश में होता है, या उत्तर प्रदेश में, या तमिलनाडु में। ठीक, या तमिलनाडु में ठीक, तो जो भैया नौचंदी मेला होता है वो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में होता है। कहाँ, मेरठ में भैया उत्तर प्रदेश के नौचंदी मेला लगता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी हो तो बोलो भैया। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। विश्व के जल संसाधनों में भारत का अंश कितना है, यानी कि जो विश्व का जल संसाधन है आपको बताना है इनमें से भारत का अंश कितना है। 8% है, या 15% है, या 10% है, या 4% है। ठीक, या 4% है। ठीक, तो भैया ये टोटल जो है 4% भैया भारत की हिस्सेदारी है। ऑप्शन नंबर 4 और 4% सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। देखो, आठवीं पंचवर्षीय योजना, आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन था, आपको बताना। जो आठवीं पंचवर्षीय योजना थी भैया, कौन सी आठवीं पंचवर्षीय योजना, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे। अगर हम आठवीं पंचवर्षीय योजना का समय की बात करें तो ये 1992 से लेकर 1997 तक थे। ठीक, 1992 से 1997 थे, ये आठवीं पंचवर्षीय योजना थी। अगर आपसे पूछा जाए किस मॉडल पर आधारित थी, ठीक, तो जॉन डब्ल्यू मिलर, क्या जॉन, कौन सी जॉन, जॉन डब्ल्यू मिलर। ठीक, जॉन डब्ल्यू मिलर के मॉडल पर आधारित थी आठवीं पंचवर्षीय योजना। अगर ये पूछा जाए इसका लक्ष्य क्या था, इसका केंद्र बिंदु क्या था, या लक्ष्य क्या था, तो ये मानव संसाधन का विकास, क्या मानव संसाधन
का विकास, इसका मेन लक्ष्य था मानव संसाधन का विकास। जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल था और 1992 से लेकर 1997 तक इसका समय था। और उस समय जो आपके प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, क्या पीवी नरसिम्हा राव थे भाई। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में से किसे मोहिनीअट्टम में उनके व्यापक योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है ना। ठीक, मोहिनीअट्टम, ठीक, मोहिनीअट्टम कहाँ का भैया नृत्य है? तमिलनाडु का, तमिलनाडु का। ठीक, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। मोहिनीअट्टम के उनके योगदान के लिए उनको पद्मश्री मिला है, वो कौन है? ठीक, तो कनक रेले हैं या केपी किटप्पा पिल्लई हैं या महबूब सुबानी है या सुचित्रा एला है। ठीक, तो ये कौन है कौन? कनक रेले। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, सितारा देवी निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? ठीक, सितारा देवी जो हैं किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? कथकली जो कि केरल का है, कहाँ का है? केरल का है ना। भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का है ना। कथक जो कि अपने उत्तर प्रदेश का है। और जो मणिपुरी है ये मणिपुर का है। आपको बताना है जो सितारा देवी हैं किस नृत्य से, किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? कथकली से हैं कि भरतनाट्यम से हैं कि भैया कथक से हैं कि मणिपुरी से हैं? ठीक, सितारा देवी भाई देखो, जो आप नाम से भी समझ सकते हो उत्तर भारत के नाम जो होते हैं व्यक्तियों को वो कुछ अलग टाइप के होते हैं और दक्षिण भारत के कुछ अलग टाइप के होते हैं, कुछ न कुछ उसको। तो भैया सितारा देवी सिंपल सा नाम है तो भैया यूपी की हो सकती है, यानी कि कथक इसका सही आंसर हो सकता है। ठीक, देखो जो भारत में जो शास्त्रीय नृत्य हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं भैया। जैसे कि आपका कथक हो गया है ना, ये 4 तो है ही हैं। ठीक, ये 4 तो है ही हैं। और कौन कौन है उसको देख लेते हैं। ओडिसी आपकी हो गई, ओडिशा जो ओडिसी है कथक, ठीक, ये भी शास्त्रीय नृत्य है। ठीक, इसके बाद कुचिपुड़ी हो गई आंध्र प्रदेश की, कुचिपुड़ी ये भी शास्त्रीय नृत्य आपका हो गया। ठीक, एक होता है सत्रिया, सत्रिया जो है ये भी शास्त्रीय नृत्य है। ठीक, मोहिनीअट्टम आप देख ही चुके हैं। ठीक, तो ये कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक हो तो ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ठीक, किसी संस्था के स्वामित्व वाली वस्तुएं कहलाती हैं, किसी संस्था की स्वामित्व वाली वस्तुएं क्या कहलाती हैं? डिबेंचर कहलाती हैं, देयताएं कहलाती हैं या ऋण कहलाती हैं या परिसंपत्तियां कहलाती हैं या परिसंपत्तियां कहलाती हैं? आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। ठीक, तो ये क्या कहलाती है? किसी संस्था के स्वामित्व वाली जो वस्तु होती है वो परिसंपत्तियां कहलाती है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मणिपुर का एक नृत्य रूप है? निम्नलिखित में से कौन सा मणिपुर का एक नृत्य रूप है? आपको बताना है मणिपुर का कौन सा एक नृत्य रूप है। बिहू, बिहू का भैया असम है। डंडा यात्रा, कुम्मी या पांगता, या पांगता। तो मणिपुर का एक नृत्य कौन सा भैया? तो जो पांगता नृत्य है ये मणिपुर का है। ठीक है, कहाँ का है? मणिपुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आंध्र प्रदेश में राज्य व्यापार सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? ठीक, आंध्र प्रदेश में भैया जो राज्य व्यापार सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं ये आपको बता देना भैया। ठीक, राज्य के मुख्यमंत्री होता है या राज्य का वित्त मंत्री होता है या राज्य का राज्यपाल होता है या राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष होते हैं? ठीक, राज्य विधानमंडल के जो अध्यक्ष होता है, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा भैया राज्य विधानमंडल का अध्यक्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। ठीक, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान कृषि में ये क्वेश्चन गलत टाइप हो गया है तो इसको छोड़ देते हैं हम लोग।
ठीक, ये गलत टाइप है। तो हम सिर्फ हरित क्रांति के बारे में बात कर लेते हैं। किस क्रांति के बारे में? हरित क्रांति के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए भाई जो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो MS स्वामीनाथन है। क्या है? MS स्वामीनाथन भैया, ये भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। जो भारत में हरित क्रांति होती है 1967-68 में हरित क्रांति होती है। ठीक, अगर विश्व की बात करें हम, अगर पूछा जाए आपसे विश्व में भैया हरित क्रांति के, तो नॉर्मन बोरलाग थे भैया। नॉर्मन बोरलाग जो वैज्ञानिक हैं ये विश्व के कहलाते हैं, और भारत के MS स्वामीनाथन 1967-68 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस शासक ने शुंग वंश की स्थापना की थी? आपको बताना है शुंग वंश की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई है? वज्रमित्र के द्वारा, अग्निमित्र के द्वारा, या पुष्यमित्र के द्वारा, या वसुमित्र के द्वारा। ठीक, या वसुमित्र के द्वारा। तो ये शुंग वंश की जो स्थापना होती है वो पुष्यमित्र के द्वारा, किसके द्वारा? पुष्यमित्र के द्वारा होती है। ठीक भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम चलते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, कृषि उपज का वह हिस्सा जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता कहलाता है। ठीक भाई, जो बाजार में अगर ले जाओगे तो बाजार तो कहलाओगे। ये संशोधित संतुलित आयात यानी कि आयात करना, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हलवा सा प्रश्न है, इसमें बताने की जरूरत ही नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। फरवरी खालिस्तान में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया, कब किया और क्यों किया था भाई? देखो 1920 में असहयोग आंदोलन चलता है। ठीक, फिर आगे चल के 1922 में जब चौरी चौरा हत्याकांड हो जाता है ना भाई, जो आंदोलनकारी थे वो भी चौकी में आग लगा देते हैं और 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल के मर जाते हैं। तो महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। तो ये होता है 1922 ईस्वी में। ठीक भैया, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु में सर्वाधिक विद्युत संवाहकता होती है? यानी इसका कहने का मतलब है सबसे अच्छा विद्युत चालक कौन सी धातु है? ठीक, चालक जो होता है सबसे अच्छी चालक विद्युत का कौन सा होता है? सोना होता है कि चांदी होता है कि लिथियम होता है कि प्लेटिनम होता है? ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा Ag मतलब चांदी, परमाणु क्रमांक 47। ठीक, तो Ag इसका राइट आंसर हो जाएगा। Ag सुनो जी, ठीक है, चांदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन को वर्ष खालिस्तान तक स्वच्छ भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। ठीक, 2 अक्टूबर 2018, 2 अक्टूबर 2017, 2 अक्टूबर 2019 और 2 अक्टूबर 2023। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 2019 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक, आज का लास्ट प्रश्न है, देखो भैया, जतिन गोस्वामी ने किस नृत्य शैली में अपने योगदान के लिए अनेक पुरस्कार जीते? कौन? जतिन गोस्वामी। ठीक, किस नृत्य शैली में अपने योगदान के लिए अनेक पुरस्कार जीते हैं भाई? ठीक, कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और भरतनाट्यम, केरल, सत्रिय। अब बताओ, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया सत्रिय शास्त्रीय नृत्य में इन्होंने जतिन गोस्वामी ने जीता है। ठीक, तो आप लोग कमेंट करो भाई आपने कुल प्रश्न में से कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए। ठीक, आज के लिए इतना है, धन्यवाद।